Hello and welcome back to my YouTube channel Harvinder Suvaisi. Today, uh, in this video, we are going to cover most crucial and widely asked part of fundamental rights, that is right to freedom. ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकैप करा दूँ। क्या रिकैप करा दूँ? जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने फंडामेंटल राइट्स शुरू किए थे और हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो अवेलेबल है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35. Correct? Article number 12 to 18 we had done yesterday. We called it right to equality from article number 14 to 18. ठीक है ना? Article 14 to 18 is called right to equality. Right to equality. Correct? 12 और 13 भी हमने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 12 में क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट, सो वी शुड एटलीस्ट नो व्हाट इज स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर क्या आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, बाकी सब बहुत सारी चीजें। ठीक है, अदर लोकल अथॉरिटीज वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस। जो सिटीजंस वाले राइट्स है ना वो हमें याद रखने हैं, बाकी तो सबके लिए है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए। कौन कौन से हैं भाई? 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये फंडामेंटल राइट्स है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आर्टिकल नंबर 12 शुरू किया था। आर्टिकल नंबर 12 में था डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है? पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद अदर लोकल अथॉरिटीज। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 13 में क्या है? आर्टिकल नंबर 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बताया था कब? जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसकी अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। एनी लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड बाय जुडिशरी। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 14। पहले इससे पहले बता दूं हमारे पास में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल। यहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल नंबर 14 शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स। और हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पहले ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 7 थे, एक को हटा दिया। कैसे हटाया? माइनस किया इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, ठीक है। अभी 6 कौन से अवेलेबल है हमारे पास में? एक है राइट टू इक्वालिटी, जो हमने कल पढ़ा बहुत डिटेल में, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है, आज इसको हम खत्म करेंगे। फिर आते हैं इसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो 23-24 में है, और 25, 26, 27, 28 में हमारे पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं इन 29 एंड 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज देयर इन 32। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अभी चलते हैं हमारा जो मेन आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, जो हमने कल पढ़ा था। राइट टू इक्वालिटी दैट इज देयर इन आर्टिकल 42 टू आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 हैज 2 एलिमेंट्स, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज यूएस ओरिजिन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। इसके बाद में हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 14। ए भी डाइस का कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे। इसके आर्टिकल 14 एक्सेप्शन भी बताए थे। आर्टिकल 361 याद रखना, आर्टिकल 361 ए याद रखना, आर्टिकल 361 बी याद रखना, आर्टिकल 361 क्लोज 2 याद रखना, बी मत याद रखना। आर्टिकल 361 क्लोज 2 याद रखना, आर्टिकल 361 क्लोज 3 याद रखना। ये क्या क्या है? आर्टिकल 361 ये जो राइट टू इक्वालिटी से जो एक्सेप्शंस है ना, एक्सेप्शंस जो है हमारे पास में, आर्टिकल 361 क्लोज 3, ये प्रेसिडेंट के लिए है, ये गवर्नर के लिए, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस राइट टू इक्वालिटी से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 105 पढ़ा था हमने, आर्टिकल 194 पढ़ा था, ये सब देख लेना कल की वीडियो में सब। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 15 पे। आर्टिकल नंबर 15 क्या बात कर रहा था? आर्टिकल नंबर 15 वाज टॉकिंग अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं कर सकती सरकार। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स मेंशन्ड है संविधान में। क्या क्या है? 5 ग्राउंड्स हैं हमारे पास में। 5 कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला है रिलीजन, मतलब धर्म। दूसरा है रेस यानी नस्ल। तीसरा है कास्ट यानी जाति। और चौथा है हमारे पास में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स मतलब जेंडर। एंड फोर्थ वन इज लास्ट वन इज प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो तुम देख लेना कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन कैन बी मेड, स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन कैन बी मेड। ठीक है, तो उस वहीं से रिजर्वेशन वगैरह भी आता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं। आर्टिकल अगर हम 16 की बात करते हैं तो हमारे पास में हमें देखने को मिलता है कि राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। आर्टिकल 16 कहता है ये। फिर हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सब कल का है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन की हमने बात करी थी। ओबीसी रिजर्वेशन की हमने इसमें बात करी थी। ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन देखा था हमने। सेकंड जो बैकवर्ड कमीशन कंस्टिट्यूट किया था प्रेसिडेंट ने
अंडर आर्टिकल C40, वो हमने सब देख लिया था। फर्स्ट कब हुआ था? सेकंड तो हुआ था 1979 में, ये मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था। फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन? दैट वाज काका कालेकर कमीशन, काका कालेलकर कमीशन। दिस वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1953, ठीक है, 1953, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ये कल नहीं बताया था। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 देखा था, उसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, मतलब देयर विल बी नो अनटचेबिलिटी, ठीक है। अगर जब भी हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या ये आना चाहिए हमारे दिमाग में? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 का, ये बताता हूँ, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो, ठीक है। उसके बाद जब हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक एक्ट आता है जो पार्लियामेंट ने पारित किया था 1955 में, उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। इसका रीनेम हुआ, इसको रीनेम करके इसका क्या नाम है नया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा था क्या? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब देयर विल बी नो टाइटल्स लाइक राजा महाराजा, स्टेट विल नॉट रिकॉग्नाइज दीस काइंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में था, ये बात ध्यान देगी, ठीक है। इसके बाद आज शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ तक राइट टू इक्वलिटी खत्म हो गया, पहला राइट हमारा खत्म होता है। सेकंड राइट गिवन टू अस बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज सेकंड राइट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में बेसिकली 4 आर्टिकल्स है जो हमें पढ़ने हैं अंडर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, एक सेकंड, आर्टिकल 19 से हम शुरू करेंगे आज, आर्टिकल 19, ठीक है। व्हाट इट सेज, इट गिव्स अस 6 फ्रीडम्स देता है हमें। कौन कौन सी? पहले कितनी थी? 7 थी, और अभी कितनी है? 6 है। एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, लेकिन पहले कितनी थी हमारे पास में? 7 थी। अभी देख लो 6 कौन कौन सी है हमारे पास में। सबसे पहले आती है हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहली जो फ्रीडम है अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ठीक है। क्या नाम है इसका, इस फ्रीडम का? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना भाई। इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखनी है कि क्या याद रखनी है इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि जो कमर्शियल स्पीच या एडवर्टाइजमेंट की जो बात होती है ना, कि एडवर्टाइजमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, वो इसी के अंदर आता है। एक केस था, क्या नाम था केस का? टाटा प्रेस वर्सेज MTNL केस, टाटा प्रेस वर्सेज MTNL केस ऑफ MTNL केस ऑफ 1995, ठीक है भाई। इसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच और एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना भाई। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं, दूसरी फ्रीडम कौन सी अवेलेबल है अभी हमारे पास? दूसरी है हमारे पास में, ये कहाँ पे? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, ठीक है। क्या नाम है इसका? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये याद रखना, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स मतलब हथियारों के बिना असेंबल कर सकते, हो सकते हैं फ्रीली, ठीक है ना, मतलब। और हाँ, ये जो असेंबली होगी ना, ये असेंबली कैन ओनली बी ऑन द पब्लिक लैंड, कैन नॉट बी ऑन द प्राइवेट लैंड, ठीक है। पहली बात पब्लिक लैंड होगी। दूसरा, दिस राइट डजंट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, ये बात ध्यान रखना, हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं इंक्लूड होता है। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट देयर अंडर दिस, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कौन? स्टेट। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं? सोवेरेंटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, प्लस और क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है? पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर खराब होगा तो स्टेट विल आस्क यू टू लीव दिस असेंबली, ठीक है। इसके बाद थर्ड फ्रीडम पे चलते हैं, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19, दैट इज नेम ऑफ दैट फ्रीडम इज फ्रीडम टू, थर्ड वन इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब तुम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी यूनियन बना सकते हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। ये आज़ादी कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी से, ठीक है। इसके बाद इट इंक्लूड्स
राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, मतलब तुम पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद you can form companies, you can form political parties, you can form partnership firms, you can form societies, you can form clubs, you can form organization, you can form trade unions। ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन भी यहीं से मिलती है, हमें इसकी आज़ादी, ट्रेड यूनियन जो है ना इतनी सारी, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सेम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना। मोरालिटी भी है इसमें, एक एक्स्ट्रा आ जाती है मोरालिटी, सोवरेनिटी, मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रिटी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तो फोर्थ फ्रीडम की हम बात करते हैं, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, इसमें भी एक फ्रीडम हमें दी गई है, क्या? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी में आप तुम आराम से फ्रीली मूव कर सकते हो, थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ आ गई बात? इंडिया की टेरिटरी में कहीं तुम्हें पासपोर्ट नहीं चाहिए, टिकट लगेगा बस, ठीक है। अब इसकी ना ये राइट टू मूव फ्रीली की भी ना दो पार्ट है, एक पार्ट है इंटरनल मूवमेंट, मतलब देश के अंदर इंटरनल मूवमेंट, सेकंड वन इज एक्सटर्नल मूवमेंट। क्या हमें हमारे पास एक्सटर्नल मूवमेंट की भी आज़ादी है क्या, मतलब विदेश जाने की? यस, दैट इज देयर अंडर आर्टिकल 21, दिस इज देयर अंडर आर्टिकल, इंटरनल मूवमेंट इज देयर अंडर आर्टिकल 19, ठीक है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है मूवमेंट पे। और दूसरा वही सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, कि तुम डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया में नहीं घूम सकते फ्रीली, ठीक है। और बाकी अगली फ्रीडम पे चलते हैं। फिफ्थ वन इज देयर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई इज ऑल्सो देयर। इसमें क्या कहते हैं? राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड, कहीं भी जाकर बस सकते हो, एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। मतलब कि आप किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जाकर बस सकते हो आराम से, बशर्ते कि आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते, क्योंकि वे ट्राइबल एरियाज जो प्रोटेक्टेड हैं, दे आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर और कस्टम्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और उनका ट्रेडिशनल वोकेशन को सेफगार्ड करने के लिए इस पर भी अपना वो लग सकता है, क्या लग सकता है? रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिक्स्थ वन इज देयर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी। एफ कहाँ गया भाई? एफ को रिपील कर दिया गया, दैट वाज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दिस वाज सिक्स्थ वन, लिख देता हूँ यहाँ पे। एफ की बात करते हैं जब हम, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज एफ, मैंने बताया था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिपील्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। ये क्या था? टू अक्वायर, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ऑलराइट। तो सेवंथ वन इज देयर, दैट इज जी, ये तो हो गया, दिस हैज बीन रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, ठीक है। इसमें क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कुछ कंडीशन भी है, अब बता रहा हूँ। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। इसके बाद मतलब इसका मतलब ये है कि ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोवाइडेड दैट द ट्रेड और ऑक्यूपेशन इज नॉट इलीगल और इमोरल। दो वर्ड है, इलीगल और इमोरल। इलीगल ट्रेड मतलब कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, ये नहीं कि भाई हमारे पास तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है तो मैं तो स्मगलिंग शुरू कर देता हूँ, दैट इज इलीगल। इमोरल मतलब कि मैं तो ट्रैफिकिंग इन वुमेन और ट्रैफिकिंग इन चिल्ड्रन कर लेता हूँ, तो ये इंसानी मतलब कोई भी काम जो अनैतिक है वो नहीं कर सकते, बाकी कोई भी काम कर सकते हैं। और वो एक चीज़ और है, दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड या दिस लॉ डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू द टेक्निकल और द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग द ऑक्यूपेशन और ट्रेड। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो चाहिएगी, ऐसा नहीं कि तुम जाकर राइट प्रोफेशन है तो तुम जाकर डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
और एक चीज और है कि स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। स्टेट के पास कोई मोनोपोली भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं तो जाकर डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास तो राइट टू प्रोफेशन है, तो स्टेट कैन हैव मोनोपोली आल्सो, यू कैन नॉट चैलेंज दैट। ठीक है, इसके बाद it does not include the right to carry on profession that is immoral like trafficking in women or children or dangerous like harmful drugs और explosives वगैरह। ठीक है, ये आर्टिकल 19 होता है हमारा यहाँ पर खत्म। लेकिन कुछ केसेस है, जैसे राइट टू प्रेस को हम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्रेस कम्स अंडर आर्टिकल 19(1) क्लोज ए, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या आता है, राइट टू प्रेस। ये एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है राइट टू प्रेस, कहाँ पे आता है ये आता है इम्प्लिसिटली आता है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। ठीक है, इसमें क्या ये कब बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला था इन द केस, एक फेमस सा केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं इसमें, इनको याद कर लेंगे भाई कौन कौन सी है हमारे पास। फ्रीडम खत्म हो गया आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में बस इतना ही कुछ याद रखना है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर हमारे पास 6 फ्रीडम्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी एंड लास्ट वन 6th। पहली में क्या है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की। दूसरी में है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू असेंबल। थर्ड वन इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन वगैरह बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बना सकते हैं। तीसरा फ्रीडम टू मूव इनसाइड द कंट्री और इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फोर्थ वन इज फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर। फिफ्थ वन इज फ्रीडम टू रिजाइड, कहीं भी बस सकते हैं, अगर मूवमेंट कर सकते हैं कहीं बस भी सकते हैं जाके। एंड लास्ट वन इज फ्रीडम टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन। ठीक है, तो इनको याद करने का देख लो कैसे याद रखना है इनको। एस का चेंज कर लेते हैं, एस ए एम आर आर पी, एस ए एम आर पी, एस ए एम आर पी, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड एंड प्रोफेशन। ठीक है, एस ए एम आर पी, एस ए एम आर पी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 20, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 व्हाट इट सेज, इट गिव द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंसेस, मतलब आर्टिकल 20 गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, और ये सब दोनों के लिए, सिटीजन्स के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। 19 नहीं था, फॉरेनर्स के लिए। ठीक है ना, तो ऑफेंसेस मतलब प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब इसमें इसके 3 एलिमेंट है आर्टिकल 20 के। फर्स्ट एलिमेंट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब क्या इस बात का कि अगर मैंने क्राइम आज किया है, आज अगर कोई क्राइम हुआ है तो आज के दिन अगर उस क्राइम का कोई लॉ है तो आई विल बी पनिश्ड अंडर दैट लॉ। अगर आज के दिन वो क्राइम किसी भी लॉ में क्राइम नहीं है, वो एक्ट किसी भी लॉ में क्राइम नहीं है, तो आई कैन नॉट बी पनिश्ड। ऐसा नहीं है कि आज क्राइम किया और कल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ लेके आ जाती है कि वो जो क्राइम इसने किया था वो अंडर दिस लॉ इज क्राइम। तो आज के क्राइम के लिए, आज के एक्ट के लिए आज के लॉ के हिसाब से ही सजा मिलेगी, कल के लॉ के हिसाब से सजा नहीं मिल सकती। ठीक है ना, समझ आई बात, मतलब ये एनी क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, याद रहेगी बात। लेकिन सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, एनी क्राइम ओनली क्रिमिनल। सिविल कैन बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब सरकार ने कहा कि तुमने पिछले साल से तुम्हें टैक्स लेना है 30%, तो तुम पिछले साल के हिसाब से दोगे 30%। अगर तुमने कल के हिसाब से कोई क्राइम किया है तो तुम्हें कोई क्रिमिनल लॉ नहीं लग सकता है। नो एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट ये है इसके अंदर, नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड। जब वो कमिट किया गया, जब वो ऑफेंस नहीं था, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड। उसके लिए प्रॉपर अगर लॉ था तभी वो पनिश किया जा सकता है, कल को उसके लिए नया लॉ लाकर आज के क्राइम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। बस इसका मतलब ये है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है, मतलब दैट लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। सही से लिख देता हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, a law made today cannot punish the act done yesterday, इजीली समझ लो बात को। अगर कोई काम आज हुआ है तो वो अगर कोई काम कल हुआ था वो आज के लॉ के हिसाब से नहीं लग सकता, पनिश नहीं कर सकता आज के लॉ के हिसाब से। लेकिन सिविल और टैक्स वगैरह, सिविल के अंदर ही आता है टैक्स, सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। सिविल और लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है ना, चलो
पहला कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 20 डन। पहला क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, समझ आ गया ये। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वन इज नो डबल जियोपार्डी। मतलब क्या बात है, नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब है अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा, एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा मिलेगी बस, समझ बात। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, समझ आ गई बात। लेकिन अगर तुम्हें कोर्ट ने कोई सजा दी है और फिर तुम्हें कोई तुम्हारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है तो वो डबल जियोपार्डी के अंदर कवर नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो तब उधर भी हो सकता है और कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक बार ही मिलेगी सजा, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये है। थर्ड वन इज, तो 3 एलिमेंट है ना आर्टिकल 20 के। थर्ड वन सेज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब क्या इस बात का, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए, खुद के खिलाफ खुद ही गवाह बनने के लिए, ठीक है ना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, can't be compelled या shall not be compelled to be a witness against himself, to be a witness against himself, ठीक है। ये थे इसके 3 पार्ट, ठीक है। ऐसा सुना होगा ना तुमने कि पुलिस तुमसे अगर कुछ गवाही दिलवा लेती है, कोई कुछ बात मनवा लेती है तो वो बोलती है कि दिस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। इसका मतलब यही है कि ये जो पुलिस के सामने दी गई गवाही खुद के बारे में कि मैंने खुद ही ये क्राइम किया है, वो मान्य नहीं होती कोर्ट में जब तक आदमी कोर्ट में खुद ना माने इस बात को, ठीक है। ओके, तो इसके बाद चलते हैं अपन आर्टिकल नंबर 21 पे, लेकिन इससे पहले एक केस सुन लो इसके बारे में। आर्टिकल 20 के बारे में एक केस है बड़ा फेमस, दैट इज करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कब का केस है ये, 1994 का। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 20 इज एन एब्सोल्यूट राइट नॉट क्वालिफाइड, मतलब इट कैन नेवर बी सस्पेंडेड, नो एक्सेप्शन टू दिस राइट, नो अगर मगर, एब्सोल्यूट है ये राइट पूरी तरीके से। इसके अंदर तीन एलिमेंट बताए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। दूसरा नो डबल जियोपार्डी, थर्ड वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डबल जियोपार्डी का कांसेप्ट किसमें दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 पे चले, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। क्या है ये, आर्टिकल 21 बड़ी इजी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law, मतलब no person shall be deprived of his personal liberty except according to the procedure established by law। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लॉ के हिसाब से ही किसी को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ के हिसाब से ही किसी की जान ली जा सकती है, लॉ के हिसाब से ही उसकी लिबर्टी छीनी जा सकती है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नहीं होगा तो कोई किसी की जान नहीं ले सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये सिंपल सी बात, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए मतलब सिटीजन्स के लिए भी एंड फॉरेनर्स के लिए भी। फॉरेनर्स कैन ऑल्सो नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, ये मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हुई है इसकी। जैसे एक गोपालन केस में क्या हुआ था बता देता हूँ, एक गोपालन केस ऑफ 1950,
इसमें क्या हुआ था कि लॉ की डेफिनेशन को बस सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला था क्या कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज ओनली अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब कि लॉ के बारे में कोई बात नहीं थी। अगर लॉ है किसी की जान लेने का तो जान ले लो, लॉ को नहीं चेक करना, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चेक कर सकते हैं बस। नो लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी checked by over here, ठीक है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस। इसको नैरो बोल सकते हैं कि नैरो इंस्टेंस था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फिर आता है भाई मेनका गांधी केस ऑफ 1978, मेनका गांधी केस ऑफ 1978। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज रीजनेबल, कि ये लॉ रीजनेबल हो, फेयर हो एंड जस्ट हो। मतलब कि लॉ को भी चेक कर सकते हैं कि लॉ के हिसाब से जान तो ले दो तुम किसी की, क्या वो लॉ सही है या नहीं, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 21 देयर आर सो मेनी इम्प्लिसिट राइट्स आर देयर, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। और जैसे राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी। थर्ड वन इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद राइट टू लाइवलीहुड। ये अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई है ये बातें कि ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड होता है, और राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज भी है। राइट टू लाइवलीहुड हो गया। राइट टू शेल्टर है, राइट टू शेल्टर छत का अधिकार है, मतलब छत होने से शेल्टर का अधिकार है सबके पास। राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू एजुकेशन भी इसी के अंदर आता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट भी है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड भी है, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राइट ऑफ अ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये भी अंडर आर्टिकल 21 ही है इम्प्लिसिटली, ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग है, राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली है, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, राइट टू स्लीप है, राइट टू स्लीप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन एंड राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी अधिकार इसी में, ठीक है। इसके बाद एक अमेंडमेंट होता है, कौन सा साल था? साल था 2002 का अमेंडमेंट होता है, 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसमें क्या हुआ कि एक आर्टिकल ऐड किया जाता है, कौन सा? आर्टिकल 21A, ठीक है। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? इसमें इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान था इस आर्टिकल के अंदर। राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं इसको। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं इसको। ये 14 से 16 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया था इसके अंदर, ठीक है। अब इसे देखो, इसके अंदर जब ये 86वां संशोधन संविधान हुआ ना, ये जो पहले ये जो राइट टू एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स है ना, ये पहले लिखा हुआ था कहाँ? DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये DPSP में लिखा हुआ था। ये कैमरा चालू हो गया यार, क्या किया, छोड़ो। DPSP में लिखा हुआ था, कौन सी DPSP थी? आर्टिकल 45, ठीक है। अब उसको चेंज किया इन्होंने और उसको कर दिया 0 से 6 ईयर्स की एजुकेशन, और वहाँ का जो ये 6 से 14 साल वाला था, ये राइट टू एजुकेशन में डाल दिया। एक चीज़ और हुई इसमें 86वें संविधान संशोधन में ही, आर्टिकल 51A, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको भी चेंज किया गया। कैसे? इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। क्या नाम था उसका? उसमें क्या था? एडेड द न्यू ड्यूटी ऑफ टू द पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, पेरेंट्स की ड्यूटी है ये। तो तीन चीजें हुई 86वें संवैधानिक संशोधन में। एक तो आर्टिकल 21A ऐड किया गया, नया आर्टिकल ऐड किया गया। एक आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 51A का, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी ऐड की गई, पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तीसरा फंडामेंटल और DPSP का आर्टिकल नंबर 45 चेंज हुआ इस 86वें संवैधानिक संशोधन से, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 22 पर आते हैं, लास्ट आर्टिकल 22। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, पर्सन के, मतलब किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके क्या क्या अधिकार है,
उसके अधिकारों की बात करता है। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये जो डिटेंशन है या अरेस्ट है, ये दो तरह से होता है इंडिया में। एक है इसका प्यूनिटिव डिटेंशन, सेकंड वन इज प्रिमिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि कोई क्राइम होगा, पहले क्राइम होगा, फिर ट्रायल होगा कोर्ट में, फिर कन्विक्शन होगा कि 5 साल की सजा है या 2 साल की या 10 दिन की, जो भी सजा है, पहले क्राइम फिर ट्रायल फिर कन्विक्शन। ठीक है, यह है प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट वाला जो ये। प्रिमिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि ना तो कोई क्राइम हुआ अभी तक, ना कोई ट्रायल हुआ, डायरेक्ट बस इसको अरेस्ट कर लिया है, ना ही कन्विक्शन हुआ, डायरेक्ट बस अरेस्ट कर लिया इसको, किसी भी बंदे को शक की बिना पर कि कुछ क्राइम कर सकता है। ऐसे क्राइम ऐसे डिटेंशन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो पहला पार्ट डील्स विद द प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द सेकंड वन डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन क्या क्या है कि अगर तुम किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके पास में जानने का अधिकार है। पहला तो यही अधिकार है उसके पास में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, दूसरा क्या अधिकार है उसके पास, सेकंड अधिकार इज टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ देयर चॉइस। टू कंसल्ट, तो किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकता है वो, और टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, थर्ड वन इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जैसे ही डिटेन किया ना उसको, तो उसको 24 घंटे के अंदर किसके पास प्रेजेंट करना है, मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, और नॉट टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल। अगर मजिस्ट्रेट का अप्रूवल नहीं है तो उसको आगे तुम डिटेन नहीं रख सकते। ठीक है, ये था किसके किसके अधिकार है, जो हम प्यूनिटिव डिटेंशन हम कर रहे हैं ना, उसमें अगर किसी को हम अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए उसने क्या क्राइम किया, किसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, वो किसी भी अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, अपनी मर्जी के लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, और उसको 24 घंटे के अंदर किसी के पास पेश करना है, मजिस्ट्रेट के पास। और अगर मजिस्ट्रेट ने उसकी कस्टडी अप्रूव कर दी तो उसको हम रख सकते हैं जेल में, अदरवाइज हमें उसको छोड़ना पड़ेगा 24 घंटे के बाद। ठीक है, फिर आता है दूसरा पार्ट इसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया मैंने कि शक की बिना वाला डिटेंशन है ये। मींस डिटेनिंग अ पर्सन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग अ फ्यूचर ऑफेंस। अगर वे फ्यूचर में कुछ क्राइम करने वाले थे ना, उससे बचाना उनको, उसको उस ऑफेंस को रोकने के लिए हम किसी को डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दोनों के पास है, पार्लियामेंट के पास भी है, मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है इसके बारे में लॉ बनाने की, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। ठीक है, state and the parliament both can make preventive detention laws for the security of the state, the maintenance of the public order, and for the maintenance of the supplies and the services essential to the public. ठीक है, a person can be detained up to 3 months only. A person can be detained up to 3 months only, expendable up to 12 months. मैक्सिमम 12 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, और किसी को अगर डिटेन किया तो शुरू में सिर्फ 3 महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं, फिर उसको 12 महीने तक एक्सटेंडेबल है उसका डिटेंशन, लेकिन विद अप्रूवल फ्रॉम एन एडवाइजरी बोर्ड। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करेगा उसका डिटेंशन सही है या नहीं है। उस एडवाइजरी बोर्ड का जो हेड होगा, या दिस एडवाइजरी बोर्ड विल बी हेडेड बाय अ हाई कोर्ट जज, अ हाई कोर्ट जज। This advisory board will be headed by a high court judge and this advisory board will only approve this detention 3 महीने के बाद। 3 महीने तक तो बिना उसके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, जैसे कि एनडीपीएस लॉ का नाम सुना होगा तुमने। एनडीपीएस क्या है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, दूसरा है इसमें यूएपीए वगैरह बने, यूएपीए है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, एनएसए है जिसमें अभी किसको डिटेन किया है, सोनम वांगचुक को डिटेन किया हुआ इसमें, जो लद्दाख से है। ठीक है, अंडर दिस एनएसए ऑफ 1980। ठीक है, और यूएपीए क्या है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। ठीक है, ऐसे ये कुछ लॉ थे जो सरकार ने बनाए थे। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको रिकैप करूँ तो मैंने अभी तक 4 आर्टिकल्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े, आर्टिकल 19 पढ़ा है जिसमें फ्रीडम की बात हुई है, आर्टिकल 20 पढ़ा है जिसमें हमने आर्टिकल 19 में फ्रीडम पढ़े, आर्टिकल 20 में हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े कि राइट ऑफ द अक्यूज पर्सन, कौन कौन से राइट्स होते हैं उसके पास में, कौन कौन से होते हैं, नो डबल जीओपार्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिला सकते। थर्ड वन इज नो डबल जीओपार्डी। और फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये पढ़ लिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 22 राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इसमें अरेस्ट दो तरह के थे, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव के अंदर हमने पढ़ा कि ही मस्ट हैव द राइट टू नो व्हाई ही इज बीइंग अरेस्टेड। सेकंड वन इज he has the right to consult to his lawyer. Third one, he has to be presented before the magistrate within 24 hours of his arrest.
ठीक है, ये सब हुआ। बस आज हमने यही पढ़ा, और ये हमारा दूसरा राइट खत्म हुआ। कौन सा? राइट टू फ्रीडम। पहला कौन सा था? हमने पढ़ा राइट टू इक्वलिटी। सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वलिटी में हमने 4 आर्टिकल पढ़े, 14, 14, 15, 16 एंड 17, 15, 16 एंड 17 एंड 18, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम में हमने 4 आर्टिकल पढ़े, 19, 20, 21 एंड 22। दिस वाज ऑल अबाउट द डे। थैंक यू।